अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर ख़ान कैनी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी। आज हम इस सेशन में जिस फार्मास्यूटिकल डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे उसको अमूमन कहते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट, जिसको एसएसटी भी कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट का किस फार्मा के किस डिपार्टमेंट से रिलेशन है और किस सेशन से है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उस पर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। सेशन पे आप न्यू हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। आगे चलते हैं। तो सिस्टम सूटेबिलिटी जो है बेसिकली ये फार्मा के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट सेक्शन से बिलोंग करती है। जहाँ पे आपके इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन होता है, इसका ताल्लुक वहाँ से। वहाँ पे इस्तेमाल होने वाली एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे आप अपनी प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हैं, और अपनी फार्मा की जितनी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल सब इसी पे एनालिसिस होती है। आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी प्योरिटी चीज़ को आप उसमें प्योरिटी उसकी चेक कर रहे होते हैं, जिसके बाद आपकी प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जा रही होती है, जो बहुत क्रिटिकल चीज़ है, बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और क्रिटिकल एरिया है बहुत ज़्यादा। अब सिस्टम सूटेबिलिटी बेसिकली होती क्या है? ये एक्चुअली आप कोई भी जब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ी सी एनालिसिस करवा रहा हूँ, इसकी डेप्थ में बाद में जाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और बेस्ट प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे, ताकि मकसद क्योंकि इसकी थीम हम डिस्कस करेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाए, किसी भी एरिया में चले जाए, इस सिस्टम सूटेबिलिटी की थीम सेम होती है, और इसके टर्मिनोलॉजी डिफरेंट मिल सकती है आपको। कहीं पे इसको परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कहते हैं, कहीं पे इसको SST भी, सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। सिस्टम टू सिस्टम, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर ये वेरी करती है। आप वाटर का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो आप सिस्टम सूटेबिलिटी टर्म यूज़ करते हैं, SST जिसको कहते हैं। इसी तरह आप शिमार्जो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको किसी और नाम से जाना जाता है, और अगर एजिलेंट का आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इसको उसकी इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलती है। ये रिपोर्ट बेसिकली सिस्टम से निकलती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालते हैं, मैनुअली एक्सेप्टेड नहीं होती, जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट को वीक कर देती है। अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपकी रिपोर्ट जो है सिस्टम जनरेटेड होनी चाहिए। ऑडिट में यही एक्सेप्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी आपको यही कहती है, और गाइडलाइन भी आपको यही कहती है। ये हम बात करेंगे, फार्माकोपिल में गिवन है कि इसके पैरामीटर क्या होते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सिस्टम सूटेबिलिटी पे बेसिकली जो आप निकालते हैं, ये किसी भी एनालिसिस से पहले आप किसी भी एनालिसिस के, आपको पता है एनालिसिस के दौरान आपको स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है। मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि आप जब भी एनालिसिस करते हैं अपने सैंपल के साथ स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन पैरेलल में आप लगाते हैं। जब आप स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी रेप्लिकेशन आप इस सिस्टम पे चलाते हैं, और उसके बाद उसकी एक सिस्टम सूटेबिलिटी स्टैंडर्ड की निकालते हैं। मतलब ये बेसिकली किसकी निकाली जाती है? स्टैंडर्ड्स की। जो आप स्टैंडर्ड सैंपल्स के लिए बनाते हैं, सैंपल से पहले स्टैंडर्ड चलाते हैं, उसकी ये सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट निकाली जाती है। इस पर पैरामीटर्स क्या होते हैं और किस तरह प्रेजेंटेशन इसको करना चाहिए, उसको हम आज थोड़ा सा बताएंगे। जब भी आप सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट निकालते हैं तो उसके लिए आप एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। याद रखिए, एक स्टैंडर्ड बना के उस सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर के थ्रू, सीक्वेंस के थ्रू, मैं आपको सॉफ्टवेयर बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर सीक्वेंस के थ्रू उसके आप स्टैंडर्ड जो है आपने एक प्रिपेयर किया उसके 5 रेप्लिकेट चलाते हैं। ठीक है, उसके 5 रेप्लिकेट चलाते हैं। उस 5 रेप्लिकेट को आप डिफरेंट पैरामीटर पे, डिफरेंट मोबाइल फेस पे, डिफरेंट कंडीशन पे चलाते हैं। लेकिन अगर आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट चला रहे हैं, तो आपका पैरामीटर एक बारी में सेट हो जाएगा। सही है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पैरामीटर वेरी करते हैं। अब आपके जो सिस्टम रूटीन के 5 रेप्लिकेट चला दिए, उसके बाद इस 5 रेप्लिकेट की आपकी रिपोर्ट निकलती है। लेट्स सपोज आपके रेप्लिकेट का रिपोर्ट का एक करंट टाइम 10 मिनट्स है, तो आपके 50 मिनट्स बाद उसकी रिपोर्ट आपके पास आएगी। तो उसका निकालने का भी तरीका होता है, ऑपरेट कर रहा होता है एनालिसिस को, या QC ऑफिसर ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन ये इसके पैरामीटर्स बेस कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसकी हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इस रिपोर्ट के ऊपर आपका 5 रेप्लिकेट जो आपने स्टैंडर्ड के चलाए हैं, उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऊपर होनी चाहिए, उनका ग्राफ ऊपर आना चाहिए रिपोर्ट के ऊपर। उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट की कॉलम्स हैं, उनके अंदर आपका इसकी डेट मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर ऑफ इंजेक्शन मेंशन होना जरूरी है, 1 2 3 4 5, ये याद रखिएगा, लाजमी उस रिपोर्ट पे आने चाहिए। 1 of 2 समथिंग समथिंग सब आए। उसके बाद जो आपने जो स्टैंडर्ड चलाया उनकी पीक्स आती हैं, और पीक्स का जो एरिया होता है, जो एरिया जिसकी बेस पे आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी निकाल रहे होते हैं, उन 5 का एरिया मेंशन होना चाहिए। 1 2 3 4 5, पाँचों का एरिया मेंशन और उनका मीन निकला हुआ होना चाहिए सिस्टम के थ्रू। आप कैलकुलेटर से मीन निकालते हैं, अच्छी चीज़ नहीं है, सिस्टम से मीन आप निकाले वही बेस्ट होता है। इसके बाद आपका रिटेंशन टाइम वो कितना है, वो मस्ट उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। पांचों का 1 2 3 4 5 वही मेंशन होना चाहिए, उनका मीन आपके पास हो।
आल्दो कि रिटेंशन टाइम आपका कैलकुलेशन में यूज़ नहीं हो रहा, कैलकुलेशन में आगे जाके आप सिर्फ आपका एरिया यूज़ हो रहा, तो एरिया की ही आप RSD निकालते हैं। तो इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, रिटेंशन टाइम आ गया, एरिया आ गया, आपके डिवीजन का भी एरिया आ गया। इसके बाद आपका अगर आपके कंपाउंड एक से दो ज़्यादा हैं इस पीक के उस एरिया के अंदर, तो आप उन दोनों कंपाउंड दो पीस का रेजोल्यूशन निकालते हैं, तो रेजोल्यूशन भी यहाँ मेंशन होना चाहिए। अगर उस कंपाउंड की रिक्वायरमेंट है रेजोल्यूशन, तो आपको रेजोल्यूशन भी निकालना होगा। फिर आपका टेलिंग फैक्टर वो मस्ट होना चाहिए, रिपोर्ट के ऊपर शो होना चाहिए, क्योंकि कंपाउंड टू कंपाउंड टेलिंग फैक्टर वेरी करता है, कॉलम की परफॉर्मेंस को शो करता है। किसी कंपाउंड का 1 नॉट मोर देन 1 होता है, किसी का 1.5, किसी का 2 भी मेंशन है फार्माकोपियल में। वो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका रिकमेंडेड है कि 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोस्टली जो है ना 1 से ज़्यादा नहीं होता, 1.5 1 आता है। तो ये कंपाउंड टू कंपाउंड टेली फैक्टर भी वेरी करता है, ये भी आपकी पीक की प्योरिटी को बता रहा होता है कि डिग्री ऑफ प्योरिटी जो है वो कितनी है, कैसी है। और आपको प्लेट काउंट्स, जो मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, जो कॉलम की प्लेट्स होती हैं वो उसके ऊपर लिखी हुई कॉलम के ऊपर उस रिपोर्ट के ऊपर आनी चाहिए कि कितनी है कितनी नहीं, ये भी आपकी कॉलम की एफिशिएंसी को शो कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस कर रही है पूरी पूरी इस रिपोर्ट, जो ये डॉक्यूमेंट है जिस पे बेस कर रहा है, वो है RSD, रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और ये आपका सिस्टम आपको निकाल के दे, ना कि आप खुद इसको निकालें, खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे। हालांकि लोग इसका यूनिवर्सिटीज़ में आपको फार्मूला मौजूद है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है, अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको निकाल के दें, आप खुद ना निकालें। ठीक है, ये पैरामीटर होते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी के। अब जो RSD आपने निकाली सिस्टम सूटेबिलिटी की, वो उसकी रिक्वायरमेंट यही है कि वो नॉट मोर देन 2%, याद रखिएगा 2% से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी सिस्टम सूटेबिलिटी अगर ज़्यादा हुई तो फिर रिपोर्ट आपकी फेल हो जाएगी। सबसे पहले किसी भी एनालिसिस से पहले उस इंस्ट्रूमेंट की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है बेसिकली उस आपके इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट कर रही होती है कि उसकी कॉलम की स्टेबिलिटी, कॉलम की एफिशिएंसी और सिस्टम की प्रिसीजन वर्क जो आपने किया, इंजेक्शन की प्रिसीजन जो है, बेसिकली इंजेक्शन रिप्लिकेट इंजेक्शन चलाता है, उसकी प्रिसीजन को प्रेजेंट कर रहा होता है। सारी ये रिपोर्ट का बेस मदार आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस है, इसके बाद आप आगे जाती हैं। ये बता रही होती है कि आपका सिस्टम ओके है कि नहीं है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ओके नहीं है तो आप आगे नहीं जाते किसी भी एनालिसिस के दौरान। अब इस पर हम बात करते हैं कि अच्छी प्रैक्टिस क्या है और वीक प्रैक्टिस क्या है। इंडस्ट्री में ऑब्जर्व किया जाता है, लोकल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, ज़ाहिर ज़ाहिर चीज़ें देख के आया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे अपने बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिस आपसे शो करता हूँ। मैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिस आपसे शो करना चाहता हूँ। इस चैनल का मकसद यही था कि आप अच्छी चीज़ सीखें और आपको पता हो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इंडस्ट्री में, और इंटरनेशनली क्या है, मल्टीनेशनल में क्या प्रैक्टिस होती है। जब भी आप इंजेक्शन के सूटेबिलिटी के लिए आप लगाते तो याद रखिए हमेशा 5 रेप्लिकेट लगाते हैं। बहुत सी लोकल इंडस्ट्रीज़ में टाइम बचाने के लिए, सॉल्वेंट केमिकल कॉस्ट बचाने के लिए 3 इंजेक्शन चला देते हैं, जो वर्स प्रैक्टिस है। RSD तो 2 स्टैंडर्ड की भी आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिस ठीक नहीं है। जब भी आप चलाएंगे 5 रेप्लिकेट चलाएंगे, 3 रेप्लिकेट नहीं चलाएंगे, याद रखिएगा। 3 रेप्लिकेट के चलाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वीक कहलाता है। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट के लिए आपको हमेशा 5 रेप्लिकेट चलाना जरूरी है, टेक्निकल बात है। दूसरी टेक्निकल बात कि लोग आपको आपने अब आप एस्टिमेट चलाने के बाद अब आपका सिस्टम ओके हो गया, अब आप सैंपल की एनालिसिस आगे कर रहे हैं, तो सैंपल किसी एक लॉट का एक बनता है, 2 नहीं बनते, याद रखिएगा। लोगों की प्रैक्टिस भी इसमें वीक पाई गई है। जो लोकल मेंटालिटी के लोग और लोकल कंपनीज की प्रैक्टिस जो होती है वो वीक होती है इसमें। वो एक सैंपल के, एक लॉट के, एक बैच के 2 सैंपल लगा देते हैं, और उनका कहना ये होता है कि हम ये अश्योर कर रहे होते हैं कि हमारा पहला सैंपल सही बना या दूसरा सैंपल सही बना। ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। सिस्टम के ऊपर ये चीज़ नहीं, वो आपकी अपनी परफॉर्मेंस को सही करनी, तो आपको डाउट हो तो अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करें, सिस्टम से इससे रिलेट नहीं है। याद रखिए अगर आपने एक लॉट के 2 सैंपल बना दिए तो फिर आप पे लिमिट काउंट लागू हो जाती है कि आपके सैंपल के दरमियान भी RSD 1% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज आपके एक सैंपल का रिजल्ट आ गया 98%, एक का 105 आ गया, तो दोनों सैंपल एक्सेप्टेड नहीं है, कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए एक सैंपल बनाया जाता है, उनके 2 रेप्लिकेट लगाए जाते हैं, उनकी RSD बेशक वो निकाल ले, क्योंकि ये सिस्टम है। क्योंकि एक सैंपल आपने 100% बना दिया, एक का 110% बना दिया, तो आप कैसे RSD निकालेंगे 2 डिफरेंट सैंपल को सेम लॉट की 2 डिफरेंट सैंपल बना दी, तो नॉट एक्सेप्टेड। इसके लिए प्रैक्टिस ये होती है, अगर आपको अश्योर करना है एनालिसिस को, तो फिर आप एक कंट्रोल सैंपल साथ लगाएं। कंट्रोल सैंपल क्या होता है, वो एक ऑलरेडी अप्रूव्ड सैंपल लॉट होती है, जो आप पहले से टेस्ट की हुई होती है, जिसकी रिजल्ट आप जानते हैं क्या है, नोन होते हैं, तो वो एक न्यू सैंपल के साथ कंपैरेटिवली लगाया जाता है एज अ कंट्रोल। तो उससे आप अपने सैंपल को श्योर कर रहे होते हैं कि हाँ चीज़ सही बनी या नहीं। अपने सैंपल को श्योर करने के लिए ये तरीका कार होता है कि आप कंट्रोल सैंपल साथ में लगा लें,
और वो कैलकुलेशन में आपकी यूज़ नहीं होता हो, जस्ट कंट्रोल होता है, आप कुछ साइड बाय पे चेक कर लेते हैं, आपकी रिलीज कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होता, याद रखिएगा। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस। तो वीक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि लोग क्या कर रहे हैं, तो और अच्छे प्रैक्टिस क्या है कि आपको किस तरीके से चलना है, वो भी मैंने आपको दोनों बता दिए। तो इस डॉक्यूमेंट पर आप याद रखिएगा, इसका मेन फोकस क्या है, RSD रिलेटिव स्टैंडर्ड डिवीजन इस पर निकाला जाता है, और ये सिस्टम की सूटेबिलिटी है, ये प्रेजेंट करती है आपके इंस्ट्रूमेंट को। इसके बाद आप आगे जाते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस में क्या काउंट होता है कि हमेशा याद रखिए, जब भी कोई एनालिसिस आप करते हैं, वन गो में करते हैं, आपके पास 10 बैच है, तो आप बीच में लेप्स नहीं देते हैं, आप बीच में ब्रेक नहीं दे सकते। ये वर्स्ट प्रैक्टिस है, गाइडलाइन के खिलाफ है, वो जो एक्सेप्टेड नहीं है। लेट सपोज अगर आपकी एनालिसिस का टोटल टाइम आपने कैलकुलेट किया 1 घंटा है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि आपकी एनालिसिस जो है 1 घंटा 5 मिनट पे चली जाए, 1 घंटा 10 मिनट पे चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंजेक्शन के दरमियान कभी भी गैप नहीं आता है स्टैंडर्ड के अलावा। सैंपल स्टैंडर्ड और सैंपल के पहले लैब्स में आप गैप देख सकते हैं, उसका भी रीजन है, मैं आपको रीजन बताता हूँ वो क्या है। लेकिन आपकी कंटिन्यूसली सैंपल के दौरान आप गैप नहीं दे सकते, जो एक्सेप्टेड नहीं है, वर्स्ट प्रैक्टिस काउंट होती है, क्योंकि आप सिस्टम रोक नहीं सकते अच्छी प्रैक्टिस के दौरान। जब भी आप चलाएंगे सिस्टम 1 गो में चलेगा। आपके लेट सपोज सैंपल के 3 रन है, 10 मिनट का है कि, तो 30 मिनट में खत्म होने चाहिए। आप पहला इंजेक्शन आपका 10 मिनट का है, तो 1 मिनट पे चला, 10 मिनट खत्म, तो अगले 10 मिनट के अगले सेकंड 10 मिनट पॉइंट समथिंग पे अगला दूसरा इंजेक्शन चल जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिक सिस्टम उठाता है। ये एक्सेप्टेड नहीं होगा कि आपने दूसरा इंजेक्शन 15 मिनट पे उठा लिया, तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वैसे ही खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फंस जाएंगे। अगर आप लोकल मेंटेलिटीज पे काम करेंगे, खुद ब खुद फंस जाएंगे, अच्छी प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी एक बात याद रखिएगा, एक और प्रैक्टिस जो अक्सर ऑफिसर एनालिस्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड बनाए, सैंपल बनाए, वो एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, तो वो 1 गो में पूरा सिस्टम चला देते हैं, तो वो प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं है। ऑर्डर इसको आप फंस जाएंगे। आपके लेट सपोज स्टैंडर्ड 10 मिनट का इंजेक्शन था, 50 मिनट पर खत्म हुए, 50 मिनट के बाद 51वें मिनट पे या 50 पॉइंट समथिंग पे आपका सैंपल तो ऑटोमेटिक चल लिया, और आपने अभी सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट तो निकाली नहीं। जब तक सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट आप नहीं निकालते, हम आगे जा ही नहीं सकते एनालिसिस पे, तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही फंस जाते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, अब बेस्ट प्रैक्टिस सुन लीजिए। जब भी आप एनालिसिस करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि बाद RSD की हो रही थी, सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट की हो रही थी, तो इससे रिलेट थोड़ी सी एनालिसिस भी है, तभी मैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, आप स्टैंडर्ड सैंपल बनाएं, सिर्फ स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट चलाएं और उसकी RSD निकाल लें। उसके बाद आप सैंपल की सारी सीक्वेंस चला दें, आपको कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ये शो हो रहा है आप स्टैंडर्ड और सैंपल चलने से पहले जो आपके लेट सपोज 10 घंटे के आगे के आपके सैंपल है, उसके दौरान उससे 60 से पहले जैसे आप स्टैंडर्ड खत्म किए, आप 5 मिनट लगा लें और सिस्टम से RSD निकाल लें उसकी। आपने चेक किया ओके है, साइन हो गई, RSD साइन हो गई, फिर आप 1 गो में स्टैंडर्ड चला दें, आपको कोई क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन आपने वो 5 मिनट RSD नहीं चेक की और सिस्टम ऑटोमेटिकली उठ गया, तो आप ऑटोमेटिक फंस जाएंगे। आप बेशक आपकी RSD बाद में सही आ रही हो, बीच में आपने 10 मिनट बाद निकाल ली हो, लेकिन जो 10 मिनट का गैप था, आपने सैंपल चला दिया RSD चेक करने से पहले, तो आप खुद ब खुद फंस जाएंगे। ठीक है, ये थी बेस्ट प्रैक्टिसेस, और जो मैंने वीक पॉइंट थे वो भी आपको बता दिए। ये आज हमने डिस्कस किया SST सिस्टम सूटेबिलिटी रिपोर्ट को, जो कि HPLC से रिलेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, इसी तरह किसी और टेक्निकल डॉक्यूमेंट को लेके आएंगे और उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दोनों डिस्कस करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस मेरा मकसद होता है आपको बेस्ट प्रैक्टिस देना। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।